जो स्टूडियो ओपन किया, तो आपको अब ये पता है कि हम स्टोर प्रोसीजर क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम बोलेंगे वे ये परफॉर्मेंस वाइज बेटर होते हैं और सिक्योर होते हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। सामने वाला पूछेगा बताओ कैसे, तो फिर आप समझाओगे कि जो स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं वो कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, डाटाबेस में स्टोर होते हैं, डाटाबेस में एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे नेटवर्क का जो ट्रैफिक है वो कम होता है। और जो स्टोर भी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है वो सीक्वल के एग्जीक्यूशन प्लान में आ जाता है, ठीक। और वो एग्जीक्यूशन प्लान में जब आ गया तो नेक्स्ट टाइम उसी एग्जीक्यूशन प्लान से एक्सेस होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस और बेटर होती फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद हमने सीखा था, फिर इनलाइन क्वेरी में क्या प्रॉब्लम थी बताई थी। इनलाइन क्वेरी में क्या, वो पहले क्वेरी सीक्वल के इंजन में जाएगी, जहां पे वो डाटाबेस होगा, वहां जाके पहले कंपाइल होगी और फिर एग्जीक्यूट होगी, तो वो ज्यादा टाइम लेगी, परफॉर्मेंस स्लो होगी, एक। और क्वेरीज के ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन भी अप्लाई हो सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या, एक हैकिंग टेक्निक है जो इनलाइन क्वेरी पे अप्लाई हो सकती है, बट स्टोर्ड प्रोसीजर पे अप्लाई नहीं हो सकती। एक हो गई बस। उसके बाद हम सीख रहे थे हाउ टू ब्रेक स्टोर्ड प्रोसीजर, दैट इज सिंटैक्स, एक। तो अब आपका कंटिन्यू विदाउट कोड कर दो, क्योंकि तो डाटाबेस में काम कर रहे हैं हम लोग। कंटिन्यू विदाउट कोड क्लिक किया, यानी प्रोजेक्ट नहीं है। और उसके बाद क्लिक ऑन व्यू एंड क्लिक ऑन सर्वर एक्सप्लोरर, और यहां पे डीबी एम्प्लॉय 116, ये क्या आपका डेटाबेस का नेम है। और यहां पे ये हमने टेबल बनाए थे दो, टीबी ऐप और टीबी यूजर। और उसके बाद ये स्टोर प्रोसीजर बनाए थे 5, इंसैम्प सेव के लिए, यूपीडी ऐप अपडेट के लिए, डिलीट ऐप डिलीट के लिए, टेस्ट ऐप डिस्प्ले के लिए, फाइंड ऐप फाइंड। अब ये सारे काम बिना इसके मीनिंग तो वही रहा, बट अब उससे अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस वाइज बेटर है और सिक्योर, ठीक। तो अब हमने एक स्टोर भी और बनाना है, लॉगिन चेक, जिसको बनाना शुरू किया था हमने। तो स्टोर प्रोसीजर पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर, ठीक। क्लियर है। और ये स्टोर प्रोसीजर पे राइट क्लिक किया, और सबसे ज्यादा हैकिंग लॉगिन पे होती है, ठीक। तो यहां पे आगे, तो ये आपने स्टोर की का नाम क्या रख दिया, बोलो लॉगिन चेक। हम अभी पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, और उसका एक टॉपिक है स्टोर प्रोसीजर। अब ये टॉपिक ओरेकल में भी है, ओरेकल डाटाबेस में, ये माई सीक्वल में भी है। अगर यहां आ गया तो सब में आ गया, पर थोड़ा बहुत सिंटैक्स का अपना डिफरेंस रहता ही है, ठीक। अब इसमें हम दो पैरामीटर पास करेंगे, @UN, इसमें पास करेंगे हम लोग क्या, यूजर नेम, इसी तरह से, ठीक। यहां पे यूजर पासवर्ड, और यहां पे varchar 50, ठीक। लो यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद नीचे कोड लिखना शुरू किया था, तो एस के बाद आप पूरी प्रोग्रामिंग करोगे, और यहां भी इफ भी लगेगा। इससे पहले जो 5 बनाए उसमें एक एक लाइन थी, इंसर्ट अपडेट लीड सेलेक्ट। अब यहां पे डिक्लेयर, कोई पूछे जी वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डाटाबेस में स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर ही वही है, डिक्लेयर वेरिएबल का नेम जो रखना चाहते हो, @ इसका कीवर्ड है, चाहे पैरामीटर है चाहे वेरिएबल है, ठीक। varchar 50,
इस वेरिएबल में मैंने स्टोर करना है बेसिकली एक्यूरेट पासवर्ड। तो कैसे हम स्टोर करेंगे? सेलेक्ट वेरिएबल का नाम। अब एक चीज और पता चल गई कि किसी वेरिएबल में क्वेरी से डाटा कैसे स्टोर करते हैं। ये क्वेरी है ना, इक्वल टू क्या था नाम, पासवर्ड। एक और यहां पे पासवर्ड पता नहीं ऐसे कलर दे रहा, ये गड़बड़ी ना करे, हो सकता है कीवर्ड हो तो बाद में देखेंगे चेंज कर देंगे। पासवर्ड क्या आपका कॉलम का नेम, कहां पे, फ्रॉम टीबी यूजर। एक किसका पासवर्ड आएगा, वेयर यूजर नेम, और जो यूजर नेम हम ऊपर पैरामीटर से पास करें। आपने इसमें पैरामीटर में यूजर नेम पास किया, अगर ये यूजर नेम डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो ये वेयर कंडीशन ट्रू होगी, तो ये क्या करेगा, उसका पासवर्ड उठाएगा और @AP में स्टोर कर देगा एक्यूरेट पासवर्ड। अगर ये यूजर नेम गलत है तो @AP में क्या स्टोर करेगा, नल। तो लो जी, if @AP इज नल, अगर ये नल है, देखो कैसे चेक कर रहे हैं, if @AP is null, @AP is null, अगर ये नल है तो इसका मतलब मेरा यूजर नेम गलत, ये यूजर डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। देन मैंने यहां रिटर्न करवा दिया, कल ही समझाया था कि स्टोर प्रोसीजर भी वैल्यू रिटर्न करते हैं, पर रिटर्न सिर्फ इंटीजर, फंक्शन भी रिटर्न करते हैं पर उसमें किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न करवा सकते। एक अब रिटर्न क्या करवाना है, बट इंटीजर रिटर्न होगा, ये तो पक्की बात है, स्टोर भी में नॉन इंटीजर रिटर्न नहीं हो सकता। तो रिटर्न, अगर मेरा यूजर नेम गलत है तो @AP में नल आएगा, तो रिटर्न करवा दिया मैंने, मान लो -1। अगर ये स्टोर प्रोसीजर -1 रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब मेरा यूजर गलत। अब मैं यहां पे क्यों रिटर्न करवा रहा हूं, क्योंकि मैसेज यहां थोड़ी देना है। मैसेज तो ASP.NET में एक पेज बनाएंगे, वहां बोलेंगे रॉन्ग यूजर नेम, तो जब ये स्टोर की -1 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब मेरा यूजर गलत है। एल्स अगर मेरा यूजर ठीक है तो @AP में उसका एक्यूरेट पासवर्ड आएगा, तो फिर यहां पे एल्स और यहां लिखा @AP में एक्यूरेट पासवर्ड है, और इसको मैच करेंगे जो ऊपर पैरामीटर से आ रहा है। कहां से आ रहा है, @U। ठीक, इसका मतलब यूजर भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक। देखो अगर आपका यूजर नेम ठीक होगा तो @AP में क्या आएगा, एक्यूरेट पासवर्ड। ये नल तो होगा नहीं, एल्स में जाएगा, @AP में आ गया एक्यूरेट पासवर्ड, और @UP में पासवर्ड यहां से पास होगा। अगर ये मैच हो गया तो इसका पासवर्ड भी ठीक है, यूजर तो ठीक है। देन मैंने यहां रिटर्न करवा दिया 1। अगर ये स्टोर भी 1 रिटर्न कर रहा है तो यूजर भी ठीक है और पासवर्ड, तो लॉगिन हो जाना चाहिए। एल्स अगर मेरा अकेला पासवर्ड गलत है देन रिटर्न करवा दिया -2। अगर ये -2 रिटर्न कर रहा है एक, इसका मतलब मेरा पासवर्ड कई बार हो सकता है यूजर नेम तो ठीक था, पासवर्ड की स्पेलिंग
तो अगर मेरा पासवर्ड गलत है तो रिटर्न करेगा -2, यूजर गलत है तो रिटर्न करेगा -1, यूजर पासवर्ड दोनों ठीक है तो क्या रिटर्न करेगा 1। ये थोड़ी 1 2 ये लिखनी है। इंटीजर आप कुछ लिख लो, 100 200 300 लिख लो। जब इस स्टोर पी को कहीं यूज करेंगे, वहां जब वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा उस हिसाब से हम इफ लगा देंगे कि भाई -1 रिटर्न हुआ तो मैसेज दे देंगे रॉन्ग यूजर, -2 रिटर्न हुआ तो मैसेज दे देंगे रॉन्ग पासवर्ड। अगर यूजर पासवर्ड दोनों ठीक है तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दोनों ठीक है तो हम लोग कोई पेज ओपन कर देंगे कि लॉगिन होने के बाद ये वाला पेज ओपन हो। एक आप देखो यहां पे आपको पता चल गया एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, वेरिएबल में डाटा कैसे स्टोर करना है, इफ कैसे लिखते हैं, ठीक, और कैसे हम लोग ये वैल्यू रिटर्न। ठीक, तो अब आप लोग अपडेट पे क्लिक करो और ये स्टोर भी आपका बन गया। अपडेट डाटा बेस, ठीक है जी। तो अब आपका ये स्टोर प्रोसीजर बन गया और ये देखो रिफ्रेश करो तो यहां लिस्ट में अब एक और स्टोर प्रोसीजर बन। क्लियर है जी। तो अभी आपको इतना ही करवाना था, क्या होते हैं स्टोर प्रोसीजर, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। ये तीनों आंसर आपको मिल गए नहीं मिले। एक, अब हम वापस जाएंगे ASP.NET में, वहां पे इन स्टोर प्रोसीजर को यूज करेंगे, असली कहानी तो वहां पता चलेगी। एक तो ये स्टोर पे मैं थोड़ा इफ लिखा है, एक बाकी में तो कुछ भी ऐसा नहीं। तो आप हम सेव स्क्रीन दोबारा बनाएंगे। एक पहले हम उन 5 स्टोर पी को कॉल करेंगे, इंस अपडेट एम, डिलीट एम, डिस्प एम और फाइंड एम। ठीक, अब पूरी रिवीजन होगी आपकी, याद रखना पूरा पुराना कोड होगा। ठीक, और आप हंसते हो जाओगे कि आज तो पूरा समझ आ गया। ठीक, तो अब हम लोगों ने वो क्वेश्चन करना है और अब आप खुद देखो, आपको ये चीज समझ, लेक्चर का मीनिंग क्या है। देखो प्रोजेक्ट तो 2 महीने बाद शुरू होंगे, जैसे मैंने बोला 2 महीने हम पढ़ते हैं। ठीक, ये सारी तैयारी उसी के लिए है। अब आपको आइडिया हो रहा है कि डाटाबेस भी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ भी सीख लो कोई फायदा नहीं है। अब डाटाबेस के साथ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एप्लीकेशन और डाटाबेस कैसे काम करते हैं ये आपको सीखना है। अब ये काम जावा में भी होगा, PHP में भी होगा, पाइथन में भी होगा, हर में होगा। ठीक, तो दूसरी बार तो हम लोग इसको कर रहे हैं। तो अब आप लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, डाटाबेस यूज करेंगे विद स्टोर प्रोसीजर, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, एक आप याद रखना, एक 10-15 मिनट तो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, लेकिन अगले सैटरडे आपकी क्लास होगी, तो कोई प्लान नहीं बना लेना, पहले बता दिया आपको। अब यहां पे सिंपल वही ASP.NET वेब एप्लीकेशन। ठीक, देन नेक्स्ट, और यहां पे एक, यहां पे आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट नेम। ठीक, तो यहां पे आप प्रोजेक्ट का नेम दोगे, एक वेब एप्लीकेशन 17 अंडरस्कोर विद डेटाबेस अंडरस्कोर SP, स्टोर प्रोसीजर अंडरस्कोर 116। कुछ भी नाम रख लो, वो आपकी मर्जी, प्रोजेक्ट का नाम है। कहां सेव करना इसको, मैंने बोला जी D ड्राइव के अंदर ASP.NET नाम से फोल्डर बनाया, सेलेक्ट पता है, देन क्लिक ऑन
ग्रेड और ये सिंपल एम्प्टी। इसके बाद हमने एमवीसी पढ़ना, फिर ये चूज करा करेंगे। ठीक, तो अभी एम्प्टी, देन क्लिक ऑन ग्रेड। सबसे पहले क्या करेंगे, चलो डाटाबेस बन चुका है, टेबल बन चुके हैं, स्टोर भी बन चुके हैं, काम हो गया। तो आप माइंड में देखो, कोड उस समय नहीं सोचना जब आप लिखने बैठते हो, कोड तो जब मर्जी सोचते हो, लिखते हुए तो सिर्फ उंगली चलाने आनी चाहिए। ठीक, तो अब ये प्रोजेक्ट तो बन गया, तो हम क्या करेंगे जी, कनेक्शन सिंक लिखेंगे। याद आ गया हमें, याद है क्या लिखेंगे, कनेक्शन सिंक लिखेंगे। और कनेक्शन सिंक वेब कॉन्फ़िग में लिखेंगे। वेब कॉन्फ़िग में क्यों लिखेंगे, कनेक्शन सिंक क्या होता है तो बड़ी बार बता चुका हूं। ठीक, उसके बाद डेटा एंट्री स्क्रीन बनाएंगे, उसमें हम लोग कनेक्शन ओपन करेंगे, यही चीज है। स्क्रीन का डिजाइन बनाएंगे, यानी कि कोड से पहले पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अब आप लोग सबसे पहले आ जाओ web.config फाइल में। अब ये कोड हम सेकंड टाइम लिख रहे हैं। ठीक, आगे भी बड़े यूज होती है ये बार बार। आगे जी यहाँ पे, और यहाँ सिस्टम डॉट वेब के बाद। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जी, क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, यही क्यों लिख रहे हैं, आंसर आपको पता है। आप खुद सोचो ना, एक आप कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं कि हाँ ठीक एक्सप्लेन, मतलब यही है, यही क्वेश्चन आता है ना, क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, यही क्यों लिख रहे हैं, यही आएगा। हाँ जी, कनेक्शन सिंक लिख रहे हैं, ये क्या होता है कनेक्शन सिंक, फिर सोचो पूरी कहानी। अच्छा, ये तो डाटाबेस और एप्लीकेशन के लिए कनेक्शन बनाने के लिए ये कनेक्शन सिंक है। ठीक है जी। अब ये कनेक्शन सिंक वेब कॉन्फ़िग में लिखे, कहीं और भी लिख सकते थे हम लोग, नहीं लिख रहे हो तो कहीं पे भी लिख सकते थे। वेब कॉन्फ़िग का फायदा है, एक जगह लिखना है, सारे प्रोजेक्ट में यूज करना है। कल को क्लाइंट का डाटाबेस चेंज हो गया, सर्वर चेंज हो गया, डाटाबेस यहाँ चेंज करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट में चेंज होगा। ठीक, तो इसी में, और ये इसका एक और फायदा, ये एक्सएमएल में बनी है, ये नॉन कंपाइल्ड फाइल है, इसमें कंपाइलर नहीं होते एक्सएमएल में। एक तो मेरा कहने का, जितनी बार पढ़ो उतनी बार इंप्रूव जरूर करो। जैसे पहले दिन पढ़े थे तो ये चीजों का मीनिंग थोड़ा सा लेस पता था, दूसरी बार सोचोगे और अच्छा पता चलेगा, तीसरी बार सोचोगे तो जितनी बार भी बच्चे कोड लिखना उतनी बार आप देखो कि उसको क्या एक्सप्लेन कर सकते। एक्सप्लेन करना किसी बुक में नहीं लिखा, हर एक का अपना तरीका होता है, बस सही चीज बतानी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट की, अब ये देखो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, सिंटैक्स है। अब उसी को और जितने प्रैक्टिस की है। एक, और यहाँ पे ऐड नेम सीएन, ये सीएन क्या है, ये कनेक्शन की का नाम है। आप देखो और अच्छा पता चलेगा, इस की से हम इस कनेक्शन सिंक को पेज पे एक्सेस करते हैं जी। एक, और उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग। एक, सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वर का नाम, मतलब डाटाबेस सर्वर का नाम। जितनी बार प्रैक्टिस करो ना, आप खुद सोचोगे और मैं क्या इसमें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। सर्वर का नाम, बैक स्लैश क्या लिखोगे, एसक्यूएल एक्सप्रेस, उसके बाद सेमीकोलन, डेटाबेस, जिस नाम से डाटाबेस बनाया हुआ क्या था, डीबी, बोलो जी, एम्प्लॉई 116, और उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। लो जी, हो गया। अब देखो, जब पहली बार ये लाइन लिखवाई पूरा लेक्चर लगाया था, याद होगा आपको। यस सर। अब ये चीज आ गई, एक तो पहली बार लगता है, अब तो हमें पता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी क्यों लिखते हैं जी, विंडो ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए, क्योंकि जब हमने डाटाबेस बनाया था वहां चूज की थी विंडो ऑथेंटिकेशन। हो गया, ये लिखा और लिखते हैं कुछ नहीं सर। एक, लर्निंग। तो ये आपका कनेक्शन सिंक आपने लिख दिया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, बोलो। वेब फॉर्म क्रिएट करना है। एक पेज बनाएंगे,
पेज पे वो डिजाइन बना लेंगे जैसी रिक्वायरमेंट होगी। यस सर। और उसके बाद कनेक्शन को ओपन करेंगे। यानी जो 3-4 स्टेप्स लिखने पहले सोचो, एक नोटबुक नहीं उसके लिए बोल रही स्टेप्स के लिए, वो तो सिंटैक्स के लिए बोल रही। सिंटैक्स ऐसे होते भूल सकते हैं, इंसान है हम लोग, 6 महीने में इतनी चीजें पढ़ेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, एक जैसा कोड है। अगर आप 15 चीजें अलग अलग सिंटैक्स पढ़ेंगे तो हमें नहीं याद हो सकता। तो सिंटैक्स तो देख के भी लिख लो, पुराने प्रोजेक्ट से देख लो, उसमें कोई ऐसा नहीं, लेकिन कंसेप्ट सही है कि यहाँ कोड लिखना है, मीनिंग पता होना चाहिए। लिखते हुए सिंटैक्स की गलती है, सेमीकोलन गलत होगा, कोई चीज प्रॉब्लम नहीं है वो, इसलिए सिंटैक्स से ज्यादा इस लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए बस। अब उसके बाद और सिंटैक्स की ऐसी चीजें प्रैक्टिस करने हो ही जाती है। एक, अब आप लोग क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, ऐड न्यू आइटम और वेब फॉर्म, और यहाँ पे एम्प्लॉय क्या दे दिया, एम्प्लॉय का पेज है सिंपल, तो पेज का नाम दे दिया एम्प्लॉय। ठीक है जी। अब यहाँ पे डिजाइन पे जाके इसकी स्क्रीन बना लो, और ये स्क्रीन उसी तरह से बनानी जैसा टेबल है। अब टीवी एम्प नाम से आपका टेबल है, और उसमें एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी। कल को उसमें एज, डेट ऑफ बर्थ भी डाल देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे टूल बॉक्स में गए, पहले तो यहाँ पे आ जाएगा एम्प नंबर। एक, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, थोड़ी सी फॉन्ट नजर आ जाए, लो एम्प नंबर, और ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में गए टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, नेम, एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी। एक तो एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी, और उसके बाद बटन लगाओ, कितने, 4। वही 4 बटन, सेम, अपडेट, डिलीट, डिस्प्ले, सेम है। ये हम उसी स्पीड से पढ़ रहे, पहले हमें आता है। ठीक, अगर पहले वाले लेक्चर में हमने 3 दिन लगाए हैं या 4 दिन, तो उससे तो कम टाइम लगना पड़ेगा। ठीक, तो थोड़ा डाउट क्लियर हो जाते हैं। प्रॉपर्टी में गए, क्या लिखोगे, सेव, और यहाँ पे दूसरा अपडेट, तीसरा डिलीट, चौथा डिस्प्ले। ठीक, सेव, अपडेट और डिस्प्ले। तो ये देख लो, चारों बटन की कहानी पता कि सेव बटन क्या काम करता है, अपडेट क्या करता है, और डिलीट, डिस्प्ले। ठीक, चलो ये तो डिजाइन बना है। सबसे पहला काम फिर क्या है, डाटाबेस एक्सेस करना इस पेज पे, तो हम इसकी कोड फाइल में जाएंगे। तो पेज पे डबल क्लिक करो और कोड फाइल में। 99% कोड वही है जो पिछली एप्लीकेशन में आपने यूज किया। तो पहली बार जो एप्लीकेशन कल कंप्लीट की थी, उसको 3 बार तो आप लोग करें। अब इसको फिर करोगे 3 बार, तो प्रैक्टिस तो अपने आप होगी। तो सैटरडे संडे जो होता है वो घूमने के लिए नहीं है, बेसिकली प्रैक्टिस के लिए होता है, ताकि मंडे को आप आओ तो पूरा आपका पुराना, और इतनी अच्छी वाली होनी चाहिए। अब यहाँ पे डबल क्लिक करो, कोड में आ गई। अब यहाँ पे कौन सी क्लास यूज करनी, लॉजिक एसक्यूएल कनेक्शन। ओ यूजिंग रियल
नेम स्पेस में भूल गया, मुझे नेम स्पेस याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्लास याद आ गई, नेम स्पेस नहीं याद आया। ये भी याद रह गया कि कनेक्शन बनाने के लिए कौन सी क्लास यूज होती, एसक्यूएल कनेक्शन। अभी एसक्यूएल कनेक्शन लिख तो दिया, एरर दे रहा है, तो ये किस नेम स्पेस में, तो आप इसी पे माउस लेके जाओ और ये नीचे अपने आप आ जाएगा। ये देखो एसक्यूएल कनेक्शन क्लास, और उसके आगे लिखा रहा है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, क्लिक करो, क्लास भी बन गई हो गई, और ये ऊपर नेम स्पेस भी ऐड हो। एक कुछ तो नया सीख लेंगे। एक बंदा पहले नेम स्पेस याद रखे, फिर क्लास याद रखे, फिर बाकी सिंटैक्स, वो तो बेचारा परेशान ही रहेगा। एक याद तो कुछ करना ही नहीं प्रोग्रामिंग में। एक एसक्यूएल कनेक्शन क्लास बताया था कि डाटाबेस के साथ, किस माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए यूज होती है। ये बात समझाई मैंने कैसे लिखा? आपने क्लास का नाम लिख दिया, स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे वो भी ठीक कर लेता है। सबसे अच्छी बात ये है, स्मॉल कैप्स में देखो वो भी प्रॉपर नहीं लिखा मैंने, लेकिन जब आप इस पे माउस लिखेंगे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ नीचे आ रहे होते हैं। ये है इसकी सही, मतलब कहने का सही जगह ये है, क्लिक किया लो, और ऊपर वो ऐड भी। ठीक, अब ये क्लास का नेम, देन क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट का नेम, देन न्यू के बाद उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। बताया हुआ। एसक्यूएल कनेक्शन क्लास माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज होती है। क्लास का नेम, देन ऑब्जेक्ट का नेम, और न्यू के बाद क्या कॉल होता है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर सेम नेम होता है, क्लास नेम, और कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है, इसलिए उसके पीछे ब्रैकेट लगी। एक बार चीज सीखनी, करनी तो रोज ही है। एक ना पता चले बताया हुआ, एप्पल प्रेस किया क्लास के, ये देखो, और ये कौन सी क्लास है, सीड क्लासेस वो होती जिन्हें इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, और ये इसके कंस्ट्रक्टर हैं 3, सेम नेम क्लास नेम। तो इस तरह से ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन क्लास का ऑब्जेक्ट कोई कनेक्शन थोड़ी बनाएगा। अब क्लास के मेंबर होते हैं, तो पेज लोड में आगे क्या लिखना है, कनेक्शन सिंक। कनेक्शन सिंक इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का। देखो कौन क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये कनेक्शन सिंक कहां से आएगा, हमें नहीं याद आ रहा, इसका नेम स्पेस याद है मुझे, तो मैं ऊपर लिख लूंगा, जिसका जो चीज याद हो। क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, याद आ गया। एक, और इसके अंदर क्लास है आपकी कौन सी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, अपने आप हेल्प में आएगी, या ये लिख लो तो वो ऐड कर लो। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये डबल कोट्स में आप क्या दोगे, की का नाम, ये cn की का नाम दे दिया जो वेब कॉन्फ़िग में लिखा था। ये लाइन क्या करेगी, वेब कॉन्फ़िग फाइल से कनेक्शन सिंक को रीड करेगी, और एसक्यूएल कनेक्शन क्लास की कनेक्शन सिंक प्रॉपर्टी को असाइन करेगी। ये रीड करने का सिंटैक्स है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये तो यही याद होगा। सिंटैक्स है, प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, cn की का नेम। अब ये देखो क्लास का नाम सीधा लिख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो F12 प्रेस करके देखो क्या कहानी है, ये कौन सी क्लास है, स्टैटिक। तो स्टैटिक क्लास के मेंबर को आप क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक क्लास है तो उनको क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। ये देखो सील, और ये देखो आप यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी क्या है, स्टैटिक है।
तो आपको मैंने लिखवाया हुआ कि जो स्टैटिक मेंबर है क्लास के नेम के साथ एक्सेस हो जाते हैं, और जो नॉन स्टैटिक है वो क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। देख लो, जैसे कनेक्शन सिंग है, ये नॉन स्टैटिक है, तो क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बना देन एक्सेस हुआ। ये स्टैटिक है, तो क्लास का नेम डॉट करके। अभी तो उप्स समझना है बच्चे, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बड़ा उप्स आएगा, तब समझेंगे तो खुद लिखेंगे, पहले समझ तो लो ये क्या कहानी बनती। हो गया जी? यस सर। तो ये लाइन ना, बट इसने कनेक्शन फिर नहीं बनाया, ये तो कनेक्शन से रीड किया वेब कॉन्फ़िग से, फिर उसके बाद ऑन डॉट स्टेट। पहले हम चेक करते हैं कि कनेक्शन जो है ओपन तो नहीं है कहीं। अगर पहले से ओपन है तो उसे दोबारा से ओपन ना करे, क्योंकि बार बार कनेक्शन ओपन करना ठीक अप्रोच नहीं है परफॉर्मेंस वाइज। कॉन डॉट स्टेट, और यहां पे ये देखो, कई बार हमें ये पता नहीं चलता राइट हैंड साइड पे क्या लिखना है, तो आपको तरीका बताता हूं एक। जैसे स्टेट है, ये किस टाइप का है? कनेक्शन स्टेट। तो जिस टाइप का लेफ्ट हैंड होगा उसी साइड का राइट हैंड से आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर तो राइट हैंड साइड पे इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रिंग। कई बार नहीं याद होता आगे क्या लिखना है, तो आप कनेक्शन स्टेट पे एप्पल एक चीज तो याद होनी चाहिए बस। ये देखो, ये स्टेट आ गया, ये देखो कनेक्शन स्टेट। समझ गए? ये कनेक्शन स्टेट टाइप का ही एक्सेस करेगा, और इसमें सिर्फ गेट लिखा हुआ तो रीड ओनली है, इसमें सिर्फ आएगा ही, मतलब कहने का रीड ही करेंगे, हम इसमें असाइन नहीं कर सकते। ठीक, और तो ये देखो, और ये कनेक्शन स्टेट क्या चीज है, इस पे एप्पल कर लो। लो जी, ये क्या मिल गई? इनमरेशन। क्या ये इनम? वही इनमरेशन में जो कांस्टेंट आप दे देते हो फिर वही एक्सेस होती है। जब होते हैं ना फिक्स ऑप्शन है, वहां हम इसको यूज करते हैं। तो अब याद आ गया कनेक्शन स्टेट, लॉजिक, कनेक्शन स्टेट। ये देखो अपने आप आ गया। एक इक्वल टू क्या है? कंपैरिजन करेगा, और ये देखो इसने नेम स्पेस अपने आप लिख दिया। लेकिन हमें तो ये और जगह भी चाहिए होगा नेम स्पेस, तो हम तो बार बार लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो आपने क्या किया? कनेक्शन स्टेट आगे का हटा दिया और इसके ऊपर माउस लेके गए, अभी सिखाया यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। वो देखो कई बार ये पिछले में मैंने क्या कराया, पहले तीनों ने स्पेस ऊपर ऐड कर लिए, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम डॉट एसक्यू क्लाइंट। और हटा हो गया। फिर आज भी अगर वैसे कर देते, अब हम ऑन डिमांड, ठीक, अब हमें जरूरत पड़ी, ये देखो ऐड हो गया ये ऊपर। ठीक, तो इसलिए नेम स्पेस का ये फायदा कि ऊपर एक बार ऐड कर लो तो उसके अंदर के मेंबर को आप पूरे इसमें एक्सेस कर सकते हैं। अब कनेक्शन स्टेट इनमरेशन है, अगर ये क्लोज है तो क्या करे? कनेक्शन को अब जाके इतना ताम झाम करने के बाद डाटाबेस के साथ आपका कनेक्शन बड़ी मुश्किल से बन पाया है। अब आप इसे रन करो, ठीक, और ये कनेक्शन ओपन, ठीक, पेज लोड इवेंट अपने आप फायर होगा। ये लाइन क्या कर रही? जस्ट टू चेक द कनेक्शन स्टेट, इफ इट इज क्लोज देन ओपन द कनेक्शन स्टेट। क्वेश्चन वही है बच्चे, थोड़ा बहुत तो नया तरीका करना चाहिए, बनता भी है। पहले बार होता ना ऐसे करना है तो आप ऐसे लिख लेते, धीरे धीरे हमारा दिमाग भी थोड़ा चलना चाहिए। ठीक, पे कौन सी चीज कैसे काम कर, अगर ये क्लोज है तभी ये कनेक्शन को ओपन रन किया,
एक कनेक्शन ओपन हो गया और कोई एरर। अब यहां पे क्या करना आपने, ठीक, अब हम लिखेंगे सेव का। ये सब आता है, अगर मैं बोलूं मैं कुछ नया नहीं करवाया। ठीक, अब आप लोग सेव बटन पे आ जाओ, सीधा सेव पे डबल क्लिक करो, आगे यहाँ पे, और यहाँ डेटाबेस में सेव करने का कोड लिखना। क्या लिखेंगे बोलो जल्दी, एसक्यूएल कमांड cmd is equal to new SQL कमांड। उसके बाद cmd डॉट कमांड टैग्स, कल तक क्या लिख रहे थे वहां पे, कल तक आप यहां लिख रहे थे इनलाइन क्वेरी, लेकिन अब पता चल गया इनलाइन क्वेरी तो कोई बुरी चीज है, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे यार, स्टोर प्रोसीजर का नहीं। लो, ये एक लाइन थी, अब जिसको ना आती हो तो पता नहीं क्या चीज थी। अब आपको स्टोर प्रोसीजर के साथ काम करना आ जाएगा। अब क्यों होते हैं वो सारी कहानी, तो कमांड टेक्स्ट में आपने इनलाइन क्वेरी लिख, फिर उसके बाद क्या लिखना है, cmd डॉट कमांड टाइप, और उसके बाद कमांड टाइप ये बताने के लिए कि ये है क्या। इंसेप्ट कोई क्वेरी है, इंसेप्ट कोई टेबल का नाम है, इंसेप्ट कोई स्टोर प्रोसीजर है। तो अगेन यहां पे कमांड टाइप डॉट, और ये क्या है, स्टोर प्रोसीजर। पहले हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट होता था जिसको इनलाइन क्वेरी कंसीडर करता। और ये कमांड टाइप भी क्या है, ये देखो F12 प्रेस किया, ये भी क्या है, एक इनमरेशन है। और इसके अंदर तीन ही चीजें हैं, टेक्स्ट, स्टोर प्रोसीजर और टेबल डायरेक्ट। ठीक, अब यहां पे देखो कमांड टाइप डॉट स्टोर, तो कमांड टाइप क्या आपकी एक इनमरेशन है जो ये बता रही कि ये है क्या, तो ये क्या, एक स्टोर प्रोसीजर। ये देखो F12 प्रेस किया, किस नेम स्पेस में, सिस्टम डॉट एक। उसके बाद cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कॉम, cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कॉम। और अब हम लोग पैरामीटर पास करेंगे। क्या करेंगे इसमें, पैरामीटर। अब वही कोड है, बस दो लाइन चेंज है। कमांड टेक्स्ट में जहां क्वेरी लिखते थे वहां स्टोर प्रोसीजर, और एक एक्स्ट्रा लाइन कमांड टाइप डॉट स्टोर। ठीक, अब यहां पे पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू। अब पैरामीटर के नाम आपको स्टोर प्रोसीजर में दिए वो पता होने चाहिए। ठीक, और जो पहले क्वेरी में लिखते थे हमने बेसिकली वही वहां लिखी है, तो हमें याद है। ना याद हो तो इंसेप्ट स्टोर की ओपन करो, और जो चार पैरामीटर के नाम रखे थे, एप नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी, अब ये चारों पैरामीटर हम लोग यहां पे पास। कोई कॉपी पेस्ट, नेम, एड्रेस, सैलरी,
चारों पैरामीटर पास कर दिए और उसके बाद क्या लिखना है बोलो, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अब एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या करेगा, कमांड टेक्स्ट में जो स्टोर्ड प्रोसीजर है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। उसके बाद cmd डॉट डिस्पोज, और उसके बाद सिर्फ 2 लाइन चेंज है। क्या, जहां कमांड टेक्स्ट में इनलाइन क्वेरी लिखते थे वहां पे क्या लिखना है, आप पुराना प्रोग्राम निकालें उसमें सीधा चेंज कर सकते हैं, बस 2 लाइन चेंज कर दो सारे चल जाए। आपने नहीं करना, आपने नए सिरे से बनाना। एक, और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को क्या करना है बोलो, एम्प्टी। लो जी, अब हमें पता है कि बाद में इसका मेथड बनाना, लेकिन नहीं, ऑन डिमांड, जब जरूरत होगी तभी तो पता चलेगा, फिर तो रट्टा है। ये एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी के जो टेक्स्ट बॉक्स हैं उनको क्या कर दिया, एम्प। ठीक, और टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस। अगर आपने एक बार भी पुरानी प्रैक्टिस की है तो समझाना चाहिए। और इस एप्लीकेशन पे कितना टाइम लगाया था, पहली बार जब कोई नई चीज होती है उस पर टाइम लगता है। ठीक, अब आपका ये हो गया सेव का, चारों टेक्स्ट बॉक्स खाली कर दिए और टेक्स्ट बॉक्स 1 पे हमने कर्सर सेट कर दिया। ठीक, अब उसके बाद ठीक, अब आप इसको रन करो। आज के लिए प्रैक्टिस में क्या है, पुरानी एप्लीकेशन भी करनी है, ये जितनी करवाऊंगा ये भी करनी, और स्टोर प्रोसीजर। ठीक, अब आप इसको रन कर लो। तो यहां पे एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी, सेव पे क्लिक किया, सेव हो। ठीक, कोई एरर नहीं है। अब हम लिखना चाहेंगे कौन सा कोड, डिस्प्ले का, कि सेव हुआ है कि नहीं। अब इसको डिस्प्ले करवाना है तो कहां पे डिस्प्ले करवाएंगे, एक कंट्रोल सिखाया था, लेस बॉक्स, वहां पे डिस्प्ले सिर्फ नेम करवाएंगे। अब थोड़ा सा और इंप्रूव, अब आपको कहानी पता है, नेम होगा, फिर हम नेम पे क्लिक करेंगे, फिर उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन फेच करेंगे। ठीक, तो अब आपने क्या करना है, लिख लिया जी सबने, ये करवाया हुआ, पहले कुछ नया कोड नहीं है, पुराना भी लिखोगे तो चल जाएगा काम। और यहाँ पे आपने लिस्ट बॉक्स, तो टूल बॉक्स में गए, स्टैंडर्ड कैटेगरी में जाओ, और ये है लिस्ट बॉक्स, और इसको आपने ड्रैग ड्रॉप कर लेना। एक, ये आपका लिस्ट बॉक्स। ठीक है जी, अब आपने डिस्प्ले के क्लिक में लिस्ट बॉक्स में एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है। ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है स्टैंडर्ड कैटेगरी में। तो अब आप सीधा डिस्प्ले बटन पे डबल क्लिक करो। अब टेबल से डाटा कैसे फेच करते हैं अब हम वो सीखेंगे। क्या लिखोगे जल्दी बोलो, एसक्यूएल कमांड, एक cmd डॉट कमांड टेक्स्ट, बस यहां चेंज हो गया स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे, कमांड टाइप,
और कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, वही दो लाइन, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कौन, एक cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड नहीं है, क्योंकि है ही नहीं दिस में जो स्टोर प्रोसीजर उसमें क्या क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tbm। अब आपका ये जो स्टोर प्रोसीजर है ये टेबल से डाटा फेच करेगा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट लिखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tbm। तो उसको स्टोर करने के लिए मैंने नई क्लास सिखाई थी एसक्यूएल डेटा रीडर इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, कमांड टेक्स्ट में जो स्टोर प्रोसीजर है उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसका जो रिजल्ट आएगा उसका रेफरेंस कहां स्टोर करेगा, डेटा रीडर में। क्यों रेफरेंस बताया हुआ, जब किसी क्लास के साथ न्यू नहीं लगाते तो मेमोरी कहां स्टोर होती, स्टैक, ठीक। तो इसीलिए और स्टैक में हमेशा डेटा का क्या आएगा, रेफरेंस। जब न्यू लगाते हो तो मेमोरी कहां पे, हीप के अंदर, ठीक। तो एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा और उसका रिजल्ट इसमें आ जाएगा। आप ऐसे याद एसक्यूएल डेटा रीडर तभी यूज होता है जब डिस्प्ले है, सिलेक्ट है, बस याद रखें। और एसक्यूएल डेटा रीडर रीड ओनली होता है, फॉरवर्ड ओनली है, और डाटाबेस से डाटा रीड करने की ये फास्टेस्ट अप्रोच। तो अब डाटा रीडर में डाटा आ गया, अब ये डेटा कहां डिस्प्ले करना है, बोलो लिस्ट बॉक्स। एसक्यूएल डेटा रीडर है वो रीड ओनली होता है, फॉरवर्ड ओनली होता है, डेटा रीड करने के लिए यूज करते हैं, एक इसमें सिर्फ नेक्स्ट चलता है, और ये तभी डाटाबेस से डाटा रीड करने की ये फास्टेस्ट अप्रोच। अब लिस्ट बॉक्स में हम लोग एक ही कॉलम का डाटा दिखा सकते हैं, तो डाटा टेक्स्ट फील्ड में लिख दिया एम्प्लॉय नेम। लिस्ट बॉक्स वन डॉट डाटा वैल्यू फील्ड एम्प नंबर, डाटा टेक्स्ट फील्ड जिस कॉलम का नेम आप डिस्प्ले करना चाहते हो। अगर एड्रेस लिखो तो एड्रेस आएगा, मैंने लिख दिया नेम। डाटा वैल्यू फील्ड उसका डाटा डिस्प्ले नहीं होता, बट उसको हम इंटरनली यूज करते हैं। क्यों करते हैं पता। अब उसके बाद लिस्ट बॉक्स वन कहां से डेटा आएगा, डेटा रीडर से, पर डाटा आता नहीं है। आता कब है, जब आप डेटा बाइंड को कॉल करेंगे, और डेटा रीडर को क्लोज भी करना है, और सीएमडी को, ताकि एसक्यूएल कमांड क्लास ने जो मेमोरी यूज की वो मेमोरी वो फ्री कर। छोटा सा कोड आ गया था, चेक करूं। चलो पहले रन कर लेते हैं, फिर चेक। अरे देखो डिस्प्ले हो गया सारा डेटा। चलो अगर मैं यहां पे dr.read लिखूं, क्या रिजल्ट में कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी, किसको लगता आएगा? पहले वो आप खड़ा करें, किसको लगता नहीं आएगा?
किसको लगता आएगा, क्या आएगा? सिंगल लाइन का रीड करता है डेटा रेट सोचो, चलो मैं 15-20 सेकंड देता हूँ, सोचो, आंख बंद करके सोचो, सो नहीं जाना। देखो ध्यान से समझो, मैंने डाटा रीडर आपको पढ़ाया था, ये फॉरवर्ड ओनली होता है। एक फॉरवर्ड ओनली का मतलब होता है कि एक रो रीड कर लेना, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो से जाएगा, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगी। ये क्या करेगा, पहली रो को ना स्किप कर देगा, क्योंकि उसको तो मैं रीड कर चुका हूं, और बाकी रो का डाटा इसको बाइंड कर देगा। यानी मान लो टोटल 10 एम्प्लॉय थे तो 9 एम्प्लॉय का डाटा दिखाएगा। फर्स्ट रो को क्या कर देगा, स्किप। अगर फिर लिख लूंगा तो सेकंड को भी, क्योंकि ये क्या है, फॉरवर्ड ओनली। यही तो मीनिंग होता है फॉरवर्ड ओनली का। फॉरवर्ड ओनली क्या, आगे जाना है, जो उसने रीड कर ली उसको दोबारा रीड नहीं कर। ठीक, अगर मैं 2 बार लिख दूंगा तो पहली 2 रो स्किप कर देगा, 1 बार लिखूंगा तो लो। और यहां पे बाकी तो ठीक चल रहा, आगे आसान, सिर्फ फर्क कितना उस कोड में, इसमें 2 लाइन कमांड टेक्स्ट और कमांड टाइप, बाकी पुराना कोड ही। अब आपका डिस्प्ले पे क्लिक किया, हो गया जी। अब हम चाहते हैं जिस नेम पे क्लिक करें उसकी डिटेल टेक्स्ट बॉक्स में आनी चाहिए। जिस नेम पे क्लिक करें उसकी डिटेल कहां आनी चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। एक, जिस नेम पे क्लिक करें, ये फाइंड का कोड बनेगा। कौन सा बनेगा, फाइंड। तो जिस नेम पे क्लिक करें तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये लिस्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करें, नेम उसी में आ रही, डबल क्लिक किया और ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज आ गया। तो लिस्ट बॉक्स का क्लिक इवेंट नहीं होगा, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। क्या लिखोगे यहां पे, एसक्यूएल कमांड cmd is equal to न्यू एसक्यूएल कमांड, cmd डॉट कमांड टेक्स्ट और क्या नेम है, फाइंड एम। ये स्टोर प्रोसीजर का नेम है। ठीक, cmd डॉट कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। एक cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कौन, और फाइंड एप में एक ही पैरामीटर होता है, याद है, वहां क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीबी एप वेयर एप नंबर। एक तो एक पैरामीटर है, और वो एप नंबर आएगा जिस इंप्लॉय को आप सेलेक्ट करोगे। तो जिस इंप्लॉय को आप सेलेक्ट करते हो तो डाटा वैल्यू फील्ड में उसका एप नंबर है। नेम इसलिए नहीं उठा रहे, नेम तो डुप्लीकेट भी हो सकता है। एक, क्या लिखोगे, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू @en9, और ये कहां से आएगा, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, क्योंकि लिस्ट बॉक्स में डाटा वैल्यू फील्ड में एम्प नंबर इसीलिए दिया हुआ। नेम तो अमित 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एम्प नंबर उनका यूनिक होगा, उसको क्या बनाया हुआ, प्राइमरी। देखो जब पहली बार किया तो एक एक मेथड पे पूरा टाइम लगा हुआ। ठीक, अब तो पूरी रिवीजन है, सिर्फ 2 लाइन चेंज कर दो हर एक उसमें जाके, बाकी सेम कोड
चलेगा। अब ये फाइंड का कोड है, तो फाइंड में लिखी तो सिलेक्ट क्वेरी है, तो जब भी सिलेक्ट हो तो क्या यूज करना है, एसक्यूएल डेटा रीडर, cmd डॉट एग्जीक्यूट रीड। बट हमें पता इस केस में एक ही रो आएगी, क्योंकि एम्प नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा, माउस भी एक ही होगा, एक ही एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा उसी का डाटा आएगा। बट चेक करना है कि डाटा रीडर में रो है भी कि नहीं। हैज रो से आपने चेक कर लिया। अगर रो है तो उसको रीड करने के लिए कौन सा मेथड है, ये एक ही रो, हाँ इनका कोड है, एक ही एम्प्लॉय का डाटा आएगा। अब उसके बाद ये डेटा कहां दिखाना है, टेक्स्ट बॉक्स। तो डाटा रीडर उस रो पे जाएगा। रो तभी बनती है जब उसमें कॉलम्स होते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में आप कॉलम का इंडेक्स भी दे सकते हो। जैसे हमें पता है जो पहला कॉलम है वो एम्प नंबर है, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 0। दूसरा कॉलम नेम है, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 1। हमेशा याद रखना इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ठीक। तो यहां पे एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 2.text और dr1 में क्या है, इंडेक्स याद रखो ना कॉलम का। सेलेक्ट क्वेरी लिखी है सिलेक्ट स्टार, तो पहला कॉलम एम्प नंबर दैट इज 0 इंडेक्स, दूसरा कॉलम नेम 1, तीसरा एड्रेस। तो इस तरह से आप यहां कॉलम के इंडेक्स भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो, कॉलम के इंडेक्स। लेकिन कॉलम के इंडेक्स की एक प्रॉब्लम है कि आपको इंडेक्स याद होने चाहिए। मतलब ये कहने का एक मतलब ये है कहने का आपका कि कॉलम का जो इंडेक्स है 0 1 2 3, एक छोटा सा टेबल होगा, तो हम याद हो जाएंगे कि 0 में नंबर है, 1 में नेम है, 2 में एड्रेस है, 3 में सैलरी। अगर टेबल हुआ बड़ा, 100 कॉलम हुए, तो उसमें क्या पता होगा 0 1 2 कौन रखेगा यार। तो उस केस में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप कॉलम का नेम लिखा हुआ पिछले में, ठीक। तो आप देख लेना, कॉलम का इंडेक्स भी लिख सकते हैं, कॉलम का नेम। छोटा सा टेबल हो, केवल इंडेक्स पता होता है 0 1 2 लिख लो। टेबल बड़ा है, हमें नहीं याद है इंडेक्स क्या है, तो आप यहां कॉलम का नेम, और उसके बाद डेटा रीडर को क्या कर दो, क्लोज, और कमांड को क्या कर दो, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, क्या, देखो एम्प नंबर इंटीजर है, तो इसको टू स्ट्रिंग कर दिया, बनता है। ये टेक्स्ट जो है ये स्ट्रिंग है। अब टेक्स्ट बॉक्स 2 में नेम है, तो ये नेम जो है 1 इंडेक्स पे नेम ही है, एक मतलब कहने का एम्प्लॉय नेम ही है ना। यस सर। तो ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, मैंने इसको स्ट्रिंग क्यों, ऐसे ही एड्रेस ये भी स्ट्रिंग है, सैलरी जो है वो इंटीजर। आपके माइंड में आया था क्वेश्चन ये जब लिखा था, नहीं? देखो ये समझ आ गया ना, एम्प नंबर इंटीजर है, टू स्ट्रिंग बनता है, नेम और एड्रेस में टू स्ट्रिंग क्यों लिख। एक चीज अब याद रखना, आगे कंसेप्ट है छोटा सा, आगे बड़ा यूज होता है। देखो इतना हमें पता है, पहचान है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगती है वो एरे ही होता है, मानते हैं? यस सर। हमने पढ़ा होता स्ट्रिंग का एरे है जी, इंटीजर का एरे है, ऐसे हम लोग पढ़ते, जैसी टाइप होती है उसका एरे।
लेकिन ऐसा एरे जिसमें अलग अलग टाइप का डाटा स्टोर हो रहा हो, जैसे खुद देखो एम्प नंबर की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, नेम और एड्रेस की वैर, सैलरी की फिर इंटीजर, फिर आगे किसी की डबल होगी, डेसिमल होगी, डेट होगी, अलग अलग ही होगी। तो जो अलग अलग टाइप का जब डाटा स्टोर हो रहा हो तो वो एरे ना स्ट्रिंग का होता है ना इंटीजर का, वो होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है वो? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है वो? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका कि उसमें स्ट्रिंग भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, डेट टाइम डबल डेसिमल। मेरा मतलब कहने का ये है कि कोई भी एरे जो है या स्ट्रिंग का होता है, इंटीजर का, इतना तो हमें पता था, लेकिन जब अलग अलग टाइप का डाटा स्टोर हो रहा हो तो वो एरे स्ट्रिंग और इंटीजर का नहीं होता, उसको हम कहते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आप एक टर्म बोला करोगे, उसको हम बोलते हैं कलेक्शन। कलेक्शन क्या होती है आपकी? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन क्या होती? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सी प्लस प्लस में क्लास बना ली, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, वो ऑब्जेक्ट हो गया सिंपल, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का क्या बनाओ? एरे, तो उसको क्या बोलेंगे? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन कलेक्शन थोड़ा अच्छा लगता बोलने, मर्जी आपकी। कलेक्शन, अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग कलेक्शंस बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ ये सारे एक एक ऑब्जेक्ट है, यही हुआ ना। कलेक्शन क्या होती है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो फिर तो टू स्ट्रिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट स्ट्रिंग। अगर नहीं ऐसे कैसे लो, ये मैंने हटा दी, नहीं लिखा, एरर आ गई, फिर आपका मन होता है एरर देखें माउस, फिर वो एरर समझ आ जाएगी आपको कि कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। फिर जब एरर समझ आ गई तो फिर लिख देना और क्या, एक टू स्ट्रिंग। समझ आई बात क्या बोली मैंने? ठीक, तो ये टू स्ट्रिंग इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आप रन करोगे तो आपको पता है ये कोड नहीं चलेगा ना? यस सर, नहीं चलेगा। ये देखो, डिस्प्ले पे क्लिक किया, डिस्प्ले हो गया। जिस नेम पे क्लिक करें, कोड तो लिख दिया, नहीं चल रहा है तो आपको कल लिखवाया था। ऑटो पोस्ट बैक बटन को छोड़ के किसी भी कंट्रोल का अगर आपको इवेंट फायर करना है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है ऑटो पोस्ट बैक। आप उसको ट्रू कर दो। कैसे करोगे? लिस्ट बॉक्स पे गए और ये टॉप राइट कॉर्नर पे और यहाँ इनेबल ऑटो पोस्ट, नया सीख लो। एक लिस्ट बॉक्स पे गए, टॉप राइट कॉर्नर पे एक बटन लगा होगा छोटा सा और ये आ रहा है इनेबल ऑटो पोस्ट। बात वही, जितनी बार पढ़ाऊंगा चेंज करूंगा। एक इनेबल ऑटो पोस्ट है, क्या कर दो उसको? इनेबल। ठीक, अब आप इसको रन करके देखो, ये डिस्प्ले का कोड चलना चाहिए। बताया हुआ ऑटो पोस्ट है। अब मेरे को याद है वो लिस्ट बॉक्स खाली आ रहा है, उसके लिए मुझे डिस्प्ले पे क्लिक करना पड़ रहा है। यस सर। मैं चाहता हूं कि टेबल में डाटा है तो अपने आप ही डिस्प्ले हो जाए। यस सर। पहले से डिस्प्ले हो जाए अगर है तो, मैं क्यों यहां डिस्प्ले पे क्लिक करूं? तो आप क्या करो, जो डिस्प्ले वाला कोड लिखा हुआ इवेंट के अंदर लिखो, इसे पेज लोड में भी लिखो। वही पेज। हमें पता है जब रन करते हैं तो पेज लोड इवेंट फायर होता है। यस सर। जहां कनेक्शन ओपन किया हुआ, क्या करो, ये डिस्प्ले का कोड है। अब आपको पता है ये बार बार यूज होगा तो क्या बना लो इसका? मेथड। रिक्वायरमेंट समझा दी? यस सर। मैं चाहता हूं कि जैसे ही एम्प्लॉय वाला पेज ओपन हो
अगर पहले से मेरे पास एम्प्लॉई है तो लिस्ट बॉक्स में पहले आ जाने चाहिए। मुझे डिस्प्ले पे क्लिक करने की जरूरत ना। तो ये डिस्प्ले वाला कोड है, बार बार यूज करना है। क्या करोगे? एडिट, रिफैक्टर, एक्सट्रैक्ट मेथड, और क्या नेम रखोगे? डिस्ट्रैक्ट। याद आ गया? यस सर। याद तो करना ही पड़ना है। एक अगर जॉब करनी है तो याद करना पड़ेगा, नहीं करनी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लो, डिस्ट्रैक्ट, और क्या करो? इस डिस्ट्रैक्ट को कॉल कर लो पेज लोड में, बट याद रखना कनेक्शन ओपन के बाद। पेज लोड में क्यों कर रहे? क्योंकि जब हम रन करते हैं तो पेज लोड इवेंट ऑटोमेटिकली फायर होता है। और यहां पे साथ में एक चीज सिखाई थी, याद करो, पेज डॉट इज पोस्ट बैक। मैं चाहता हूं जब पेज पहली बार आए सर्वर से तभी वो डिस्ट्रैक्ट को कॉल करे। अगर बार बार कॉल होगा तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। बार बार कॉल होने से हो सकता है कोई लॉजिक भी फेल हो सकता है। लॉजिक क्या फेल हो सकता है वो मुझे आपने कल बताना। समझा गई? इस पोस्ट बैक क्या करेगा? चेक करेगा अगर ये पेज पहली बार सर्वर से आया है तो वो इसके अंदर जाएगा और डिस्ट्रैक्ट को कॉल करेगा। एक बार ये पेज ओपन हो गया, फिर उसके बाद जितनी मर्जी बार सेव अपडेट पे क्लिक करते रहो, ये डिस्ट्रैक्ट दोबारा से कॉल नहीं होगा। फिर दोबारा से कॉल हो गया तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, लॉजिक फेल हो जाएगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपने बताना कौन सा लॉजिक फेल होगा और क्यों हुआ, और इस पोस्ट बैक फॉल्स लिखने से वो लॉजिक ठीक कैसे। ठीक, ये देखो अब मैं इसको रन कर रहा हूं, पेज लोड इवेंट फायर होगा, इस पोस्ट बैक फॉल्स, वो देखो आ गया। अब ये दोबारा से कॉल नहीं होगा, नहीं, पेज लोड के अंदर ये कोड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो मैंने आपको इस पोस्ट बैक का लेक्चर लिया था, याद है? यस सर। आपने काम करना, ये ना लिखना, ये भी और ये भी, फिर मुझे बताना है आपने कि ऐसा क्या था, कौन सा लॉजिक फेल हो गया, और फिर जब हमने ये लिखा इसमें वो चल गया। उल्टा पढ़ना, सच में समझ आएगा कि इस पोस्ट बैक क्या होता है और पूरा लेक्चर लगा के मैंने क्यों पढ़ाया था। ठीक, मतलब समझ आ गया? आपने इस बॉक्स बैक लगाना, सिंपल है, डिस्ट्रैक्ट लिख देना सीधा। अब उसको लगाने से कौन सा कोड नहीं चला और इसको लिखने से वो कोड क्यों चल गया। इस पोस्ट मतलब कहने का कि आपने इस पोस्ट बैक का चेक नहीं लगाना, सीधा लिखना। फिर आपने